Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about the numerical problem. Now numerical problem related to galvanic cell, electrochemical series, electrode potential and conductance of the solution. Now students, look at the page number of 90 NCERT book and problem is 3.13. राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखने हैं वो रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज जो बैटरी है वो एक सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस बैटरी के अंदर एनोड लेड होता है और जो कैथोड है PbO2 मीन्स लेड ऑक्साइड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए प्रॉब्लम है ये 3.13 रिचार्जिंग रिएक्शन। देखिए रिचार्जिंग रिएक्शन में जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो कंजप्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का और लेड सल्फेट एज ए सॉलिड डिपॉजिट ऑन द बोथ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड पे PbSO4 क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। देखिए हमारे पास लेड सल्फेट सब्सटेंस बनता है बोथ द इलेक्ट्रोड्स पे और यहाँ पे जो कंजप्शन होगा वो किसको होगा, वाटर का, क्योंकि डिस्चार्जिंग में कंजप्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और यदि हम चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे जो कंजप्शन होगा वो किसको होगा, वाटर का। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से क्या बनेगा, लेड, और सेकंड क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये इलेक्ट्रोलाइट दोबारा से बन जाएगी। तो ये रिएक्शन है रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो इस प्रॉब्लम में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है suggest two material other than hydrogen that can be used as fuel in the fuel cell। हमने फ्यूल बताने की जो फ्यूल सेल हमने डिस्कस की थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए फ्यूल लिए थे हमने। उसके अलावा कौन कौन से फ्यूल हम ले सकते हैं, तो उसके दो नाम बताने हैं। देखिए हम ले सकते हैं मीथेनॉल ले सकते हैं और सेकंड ले सकते हैं इथेनॉल। ये दो फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 3.14। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.15 एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन अकर। हमने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। देखिए फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ Fe का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो Fe ऑक्सीडाइज इनटू F2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, Fe का, मींस आयरन का, इन केस ऑफ रस्टिंग। तो जो मेटल के सरफेस पे जो गैसेस प्रेजेंट है और वाटर वेपर प्रेजेंट है, मान लो H2O वाटर वेपर है और CO2 गैस प्रेजेंट है, दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, यहां से H पॉजिटिव मिल जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखिए O2 यहां पे है वाटर और जो ऑक्सीजन है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो यहां पे 4 OH नेगेटिव आयन और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो है 4 इलेक्ट्रॉन की। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
और ये हो गया रिडक्शन। यदि ओवरऑल रिएक्शन बनाए हम, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, कैथोड और एनोड की बात करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बिकॉज बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे भी क्या है 4 है, कैंसल आउट। तो 2 Fe O2 2 H2O लिक्विड टू फॉर्म Fe2OH। ये देखिए फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, यहाँ फेरस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए सेल्फ ऑक्सीडेशन कराएंगे हम FeOH twice 4 molecule in presence of O2 and H2O. It will form 4 FeOH thrice. Here is the formation of ferric hydroxide from ferrous hydroxide. देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। तो FeOH3 चेंजेस इनटू रस्ट। तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये रस्ट में। और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3X। नाउ अब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1, अरेंज द फ्लोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे आर डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। हमारे पास जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। देखिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है। ये देखिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वो मेटल क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी। तो देखिए हम एल्यूमिनियम की बात करें, यहाँ पे जिंक की बात करें। पहले जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76। अब बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड है ये सभी एलिमेंट्स का, मैग्नीशियम की वैल्यू है -2.36। ऐसे हमारे पास आयरन Fe2 Fe, ये भी स्टैंडर्ड है और वैल्यू है 0.77 वोल्ट, ये वोल्ट में वैल्यू है सभी की। कॉपर के लिए देखिए Cu2 और वैल्यू है 0.34। और एल्यूमिनियम जो मेटल है Al के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Al3 Al और वैल्यू है -1.66 वोल्ट। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगा वो इन सभी में क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी। और वो मेटल दूसरी मेटल को उनके सोल्यूशन में से क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो देखिए सबसे जो कम वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो किसकी है, वो है Mg की, मीन्स दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये मेटल Mg सभी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, मीन्स इट डिस्प्लेस। देखिए जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट पे है सबसे कम वैल्यू एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम इट डिस्प्लेस, देखिए एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है, Mg को नहीं कर सकता। तो किस किस को करेगा, ये जिंक को कर सकता है,
Fe को कर सकता है और Cu को कर सकता है। थर्ड पॉइंट पे देखिए सबसे कम वैल्यू है ये वाली जिंक की। जिंक अब किसको डिस्प्लेस करेगा? देखिए 2 को तो कर नहीं सकता, MgAl को तो कर नहीं सकता, तो बाकी जो हमारे पास बचे हैं वो है आयरन और Cu। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वैल्यू है सबसे कम कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा? देखिए अब जो ये वैल्यू गिवन है हमारी, देखिए हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वही होती है कालू नाम कमाली आलू जरा फीके नहीं सोने पकाता है। और कॉपर, कॉपर सबसे क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस इसकी जो वैल्यू है आयरन की वो है -0.44 वोल्ट। देखिए तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा? ओनली कॉपर को, और कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन सा इनमें से? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Mg। देखिए Mg इज मोर रिएक्टिव। Mg के बाद आएगा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा Fe और Fe के बाद आएगा कॉपर। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है मेटल का। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 3.1 NCERT एक्सरसाइज। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, यदि ये भी याद है आपके तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.2। प्रॉब्लम है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 3.2 में मेटल्स जो हमारे पास है, एलिमेंट्स जो है, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, पोटासियम, Ag, Hg, Mg। देखिए इसमें फाइंड आउट करना है अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। देखिए रिड्यूसिंग पावर हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टडी किया था। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे कम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मींस यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो मैक्सिमम है। तो यदि हम प्रॉब्लम 3.2 की बात करें तो सबसे कम, देखिए वैल्यूज यहां पे वैल्यू है K पॉजिटिव टू K -2.93 वोल्ट। सिल्वर है Ag पॉजिटिव टू Ag 0.80 वोल्ट। मरकरी है Hg2 पॉजिटिव Hg वैल्यू है 0.79 वोल्ट। ऐसी Mg2 पॉजिटिव Mg ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -2.37। और लास्ट में है क्रोमियम -0.74 वोल्ट। नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और हम जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? माइनस में सबसे कम वैल्यू है पोटासियम की। मींस हमने अरेंज करना, अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? पोटासियम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम Mg। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है क्रोमियम यानी कि Cr। उसके बाद देखिए ये वैल्यू कम है
तो Hg, और लास्ट में कौन है, Ag। तो ये है अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे कम जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो इसका, इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये थी प्रॉब्लम 3.2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 3.3। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। यहां पे गैल्वेनिक सेल गिवन है, जिंक, ये रिएक्शन गिवन है 2Ag पॉजिटिव, ये सेल रिएक्शन है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Ag इन सॉलिड स्टेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेल का रिएक्शन गिवन है और विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देखिए हमारे दो इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड और सेकंड है कैथोड। और गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव। और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या +2 में है, मींस ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। तो जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड और वी कैन से एनोड। यहां पे जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम है, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। कैरियर ऑफ द करंट, देखिए आयंस कैरियर होते हैं। जो भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो उसमें आयंस की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यहां पे जो देखिए Zn2 पॉजिटिव, यहां पे Zn2 पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, मींस आयंस आर द करंट कैरियर इन दिस रिएक्शन। तो थर्ड देखिए, थर्ड 3 पार्ट है इस प्रॉब्लम के। इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब हमने रिएक्शन बताने हैं एनोड पे और कैथोड पे। तो देखिए एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, इंडिविजुअल रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता है यहां पे जो गिवन रिएक्शन है जिंक का, Zn2 पॉजिटिव एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ये है एनोड का रिएक्शन। तो ऐसे ही हम करेंगे कैथोड। कैथोड में देखिए कौन है, Ag पॉजिटिव एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag सॉलिड स्टेट। और यदि हम बैलेंस की बात करें और ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल मीन सेल प्रोसेस क्या आएगा, Zn सॉलिड टू Ag पॉजिटिव एक्वस टू गिव Zn2 पॉजिटिव और 2 Ag। तो यही रिएक्शन हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ये थी प्रॉब्लम 3.3। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है 3.4। देखिए 3.4 प्रॉब्लम, यहां पे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास 2 रिएक्शन है यहाँ पे, प्रॉब्लम फर्स्ट एंड प्रॉब्लम सेकंड, 2 पार्ट ऑफ प्रॉब्लम 3.4। तो इसमें हमने सेल पोटेंशियल बताना है, सेल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। जब भी हमारे को सेल पोटेंशियल बताना है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, गिवन होगा। देखिए प्रॉब्लम 3.1 फर्स्ट रिएक्शन है 2Cr सॉलिड कैडमियम आयंस। तो देखिए यहां पे एनोड क्रोमियम होगा और कैथोड कौन होगा,
कैडमियम होगा। तो वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड वैल्यूज। क्रोमियम, ये वैल्यूज गिवन है। तो यहां पे देखिए, ये जो मेटल है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, इसका ज्यादा है। इट्स मीन इट बिहेव एज ए एक्टिव मेटल। तो ये मेटल क्या होगी, ऑक्सीडाइज, ये क्या होगी, रेड्यूस। तो आप जैसे कि जानते हो ई सेल और स्टैंडर्ड स्टेट में बात करते हैं। तो एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, ये कौन सा होगा, एनोड, और ये होगा कैथोड। क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, क्रोमियम का। कैडमियम का क्या है, रिडक्शन हुआ। तो ऐसे हम सेल रिएक्शन निकालेंगे। ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वैल्यू रख दीजिए। जो कैडमियम है वैल्यू है -0.40, यहां माइनस 0. तो -0.4, ये हो जाएगा प्लस, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ये सेल की वैल्यू, ये थी प्रॉब्लम 3.4 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम करेंगे सेकंड पार्ट। और देखिए इसमें निकालनी है वैल्यू हमने डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप लोग जानते हो NF ई सेल। तो यहां पे जो हमारे पास रिएक्शन है CR चेंजेस CR3 पॉजिटिव, इट्स मीन्स लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और जो कैडमियम है 2 पॉजिटिव एक्वस, एक्सेप्टिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस कर दीजिए इसको। ये 3 है, ये क्या है 2। इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6, और इसको करेंगे तो ये 3 आएगा यहाँ पे 6 3। तो यहां से हमने सिर्फ N की वैल्यू निकालनी है। तो N है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू रखिए इसमें, देखिए स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी 6 फैराडे कांस्टेंट, और अभी हमने वैल्यू निकाल ली थी स्टैंडर्ड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। इसी में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log k इज इक्वल टू NF, और यहां पे आता है हमारा ई सेल। तो वैल्यू रख दीजिए यहां पे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ई सेल स्टैंडर्ड 0.0591 डिवाइड बाय n, और यहां पे क्या जाएगा log कोसेंट। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यदि ये वैल्यू 0 हो गई तो यहां पे जो log k की वैल्यू आएगी, log k की वैल्यू क्या आएगी, n मल्टीप्लाई ई सेल, और डिवाइड में आएगा 0.0591, ये आएगा हमारे पास, ये नहीं आएगा। तो यहां पे n 6 है, ई सेल हमने निकाल लिया, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो ये थी 3.1 की फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड करते हैं।
सेम ही है बिल्कुल, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमने, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Ag सॉलिड। तो यहां पे देखिए +2 में है, +3 में चला गया, मींस एनोड है, ऑक्सीडेशन हुआ। ये प्लस में था, ये किस में हो गया, 0 में हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो वैल्यूज देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं E0 Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस 0.77 वोल्ट, और नेक्स्ट है Ag, ये वैल्यू है 0.80, ये भी प्लस में है। तो देखिए ई सेल निकालेंगे, यहां से वैल्यू सेम है, ई सेल क्या आएगा, कैथोड और माइनस एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पे, कैथोड Ag है, देख लो रिडक्शन हुआ है इसका, तो Ag पॉजिटिव, Ag स्टैंडर्ड में है ये, माइनस Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, तो Ag की जो वैल्यू है 0.80 माइनस 0.77, तो माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू है, ये यहां से वैल्यू आ गई हमारी सेल की। तो फिर हमने क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी। तो सिंपल वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड रखेंगे। तो यहां से हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ इस रिएक्शन के अंदर, तो सिंपल है -1.96500 और 0.03, जस्ट इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा आया था एन ई सेल और 0.0591, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1, ई सेल की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.4। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.5। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.5, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। प्रॉब्लम नंबर 3.5, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें मैग्नीशियम एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हैं, और हमने यहाँ पे राइट करना है नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन का ईएमएफ वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें Mg चेंजेस इनटू Mg2 पॉजिटिव 0.001 मोलर सॉल्यूशन, सोल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 एंड कॉपर सॉलिड। देखिए नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन पे। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ निकालना है। देखिए जो वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 0.34 एंड अनदर इलेक्ट्रोड जो है इसमें वो है मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव Mg। नाउ इसकी इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल वैल्यू है वो वैल्यू है -2.37। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 बाय एन log बेस ऑफ 10 कोसेंट। तो देखिए ये एनोड है, जब भी किसी सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है एनोड, और यहाँ पे क्या होता है कैथोड। तो रिएक्शन देखिए Mg ऑक्सीडाइज, Mg ऑक्सीडाइज होगा मींस
it act as a anode, or copper, 2 positive ion accepting 2 electron to give copper solid। तो ये देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए एन की वैल्यू आएगी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए वो कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। और सेकंड जो है हमारे पास कोशेंट, देखिए कोशेंट में क्या आएगा, इस साइड में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर क्या है, सॉलिड है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होगी। ये आयन है Mg 2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइड में देखिए इधर Mg सॉलिड है तो प्योर सब्सटेंस है तो 1 होगी, यहाँ पे आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये क्या हो, अब जो Mg2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है 0.001, सॉरी 0.001, और जो कॉपर की है वो 0.0001। तो जीरोज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पे 4 जीरोज हैं और यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे, कैंसल, ये कैंसल। तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। देखिए यहाँ से एन की वैल्यू है 2, क्यू की वैल्यू है 10। तो नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्यू की वैल्यू और एन की, अब हमने निकालनी है ई सेल की वैल्यू। तो ई सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई सेल, ई कैथोड, कैथोड हमारा कौन सा है, कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, माइनस एनोड, एनोड हमारा है मैग्नीशियम। तो वैल्यू रखिए, कॉपर की जो वैल्यू है 0.34 और Mg 2.37, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 2.37 और 3.34 को ऐड कीजिए 172। तो ई सेल की जो वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आई है, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 2.71 वैल्यू आई है। तो ये वैल्यूज नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए दो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन राइट करनी है और एक ईएमएफ निकालना है। तो जो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड सेल है वो उसका ईएमएफ है 2.71 वोल्ट। तो वैल्यू रखेंगे ई सेल में, यहाँ पे आई है वैल्यू 2.71 माइनस 0.059, एन की वैल्यू है 2, log 10 क्यू, देखिए log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी 2.71 माइनस 0.059 बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ऐसे आप ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए इसी की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.5 की नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिए हैं आयरन, आयरन के इलेक्ट्रोड है और कॉन्सेंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव आयन है 0.001 मोलर, यहाँ पे सॉल्ट बेस। और सेकंड जो इलेक्ट्रोड है वो है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड। तो सेम प्रॉब्लम है ये, इसमें भी हमने नेक्स्ट इक्वेशन राइट करनी है और ईएमएफ निकालना है सेल का। तो देखिए जो इसके लिए वैल्यू है वो है माइनस 0.44 वोल्ट, और हाइड्रोजन की आप लोग जानते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0.0 वोल्ट। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
Fe यहाँ पे क्या होगा हमेशा एनोड, इधर क्या होगा कैथोड, तो ऑक्सीडेशन होगा और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए 2H पॉजिटिव एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फॉर्म H2। तो यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे देखिए H2 गैस, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट में, ये आएगा। यहाँ पे H2 प्योर है तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1 हो जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे किसकी आएगी फिर Fe की। और इधर से देखिए ये सॉलिड है, 1 कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, और यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन देखिए कितनी गिवन है, 0.001, और H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है ओनली 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर 3। पॉइंट को इस साइड 3 प्लेस राइट में लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2, क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास 10 रेज टू पावर -3। अब निकालते हैं ई सेल वैल्यू जो स्टैंडर्ड स्टेट में है। देखिए ई सेल स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन है माइनस, एनोड कौन सा होगा यहाँ पे आयरन, -0.44, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड है। अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए, ई सेल यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल आएगा तो 0.44, यहाँ पे -0.059, n कितना यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखिए लोग क्यू की जो वैल्यू है 10 की पावर -3, तो लोग 10 की पावर -3, तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा, और लोग 10 बेस है और यहाँ पे 10 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से -3 आएगा, 0.44 माइनस 0.0592, और यहाँ पे मल्टीपल में क्या जाएगा -3, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका क्या होगा आंसर होगा। ये थी प्रॉब्लम सेकंड 3.5 की। ऐसे ही थर्ड प्रॉब्लम है, 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। देखिए थर्ड जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो गिवन है वो 3 के इलेक्ट्रोड गिवन है, SN2 पॉजिटिव, और कॉन्सेंट्रेशन है 0.050 मोलर। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज एंड अगेन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड देखिए, जो वैल्यू गिवन है कॉन्सेंट्रेशन वो क्या कर दी, चेंज कर दी यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ SN2 पॉजिटिव SN, वो वैल्यू गिवन है -0.14 वोल्ट स्टैंडर्ड। और हाइड्रोजन की आप लोग जानते ही हो क्या है, 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा है H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव मीन्स 2H पॉजिटिव आयन ही क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, इट्स मीन्स N की वैल्यू आई हमारी 2, और Q की वैल्यू निकालें यहाँ से। देखिए प्योर गैस है, 1 हो जाएगा, SN2 पॉजिटिव, और डिवाइड में H पॉजिटिव आयन रेज टू पावर 2 होगा, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 होगा, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होगी। देखिए जो वैल्यूज गिवन है 0.050, यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है वो 0.020, तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो जीरोज है 3 और 3 6, यहाँ पे 6 जीरोज है, यहाँ पे 3 जीरोज है, तो कैंसिल हो जाएगा 3 जीरोज। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5 0 और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20, तो कैंसिल। यहाँ पे 25 25/2 25/2 वैल्यू आएगी और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए अब ई सेल स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू निकालेंगे तो कैथोड माइनस एनोड। कैथोड आप लोग जानते हो यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल वैल्यू 0 माइनस इंटू माइनस 0.14, तो यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस 0.14 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, तो वैल्यू आ गई हमारे पास, एम की वैल्यू आ गई, ई स्टैंडर्ड की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए ई सेल यहाँ पे स्टैंडर्ड 0.14 माइनस 0.059, एन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे log 10 और वैल्यू आएगी यहाँ पे 25/2। 25/2 यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये थी प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए लास्ट प्रॉब्लम 3.5 की है जो 4th प्लेटिनम। यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.010 मोलर, चेंजेस इनटू ब्रोमीन गैस। और यहाँ पे सोल्ट ब्रिज, सॉरी ये लिक्विड है प्योर, यहाँ पे अगेन H पॉजिटिव 0.030 मोलर कंसंट्रेशन है, और H2 गैस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। और जो वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन की, तो आप लोग जानते ही हो, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट है और ब्रोमीन 1.09 वोल्ट है। तो सेल रिएक्शन स्टडी करेंगे सबसे पहले। ब्रोमीन नेगेटिव, 2 ब्रोमीन Br2 एंड फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2। देखिए H2 गैस फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ से कोशेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए प्योर लिक्विड, ये प्योर गैस है, तो क्या आएगा 1 डिवाइड में Br नेगेटिव पावर 2, यहाँ पे H पॉजिटिव पावर 2। तो वैल्यू रखिए, यहाँ पे ब्रोमीन की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 0.010 और पावर है 2, और हाइड्रोजन की जो पावर है 0.030, ये भी क्या है 2। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से क्यू की। तो ऐसी वैल्यू किसकी निकालें, स्टैंडर्ड सेल की। स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू, ये कैथोड है 0.0 वोल्ट, ये क्या एनोड है माइनस 1.09, तो ये आएगा माइनस 1.09। तो ई सेल नोट आया माइनस 1.09। तो ऐसे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे।
देखिए ई सेल स्टैंडर्ड 1.09 माइनस 0.059, यहाँ पे n है तो क्या वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ पे आएगा log बेस ऑफ 10, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी यदि हम इसको सोल्व करें, देखिए कितने जीरोस आएंगे 1 2 3, 3 जीरोस हैं, यानी कि 10 की पावर 3 यानी कि 6 हो जाएगा, डबल है। इधर से भी क्या आएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 12, 10 मल्टीप्लाई 30 तो 300, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगा 2। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, लोगरिथम की 10 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय 3। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी प्रॉब्लम 3.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.6। देखिए 3.6, इन द बटन सेल वाइडली यूज इन द वॉच एंड अदर डिवाइस द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस। देखिए इन्होंने रिएक्शन दिया है जिंक और सिल्वर ऑक्साइड, H2O टू गिव Zn2 पॉजिटिव, और हमारे पास है 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। ये रिएक्शन गिवन है बटन सेल का। देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे जो रिएक्शन है जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखिए जो वैल्यू है ई नोट वैल्यू इसके लिए माइनस 0.76 वोल्ट है। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है Ag2O, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मेशन करेगा 2AgOH2 नेगेटिव। इसके लिए जो वैल्यू गिवन है Ag2O Ag 0.344 वोल्ट गिवन है। इस रिएक्शन में हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा जी की वैल्यू। देखिए डेल्टा जी की वैल्यू और ई नोट वैल्यू। ई सेल होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हमारे पास ये है, एनोड हमारे पास ये है, तो कैथोड की वैल्यू है 0.344 माइनस इंटू माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 0.344 प्लस 0.76, तो ऐड कर दीजिए इसको 401.1। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी आई है, ई सेल की वैल्यू आई है। तो ऐसे हमने क्या निकाला डेल्टा जी, और डेल्टा जी जो होता है स्टैंडर्ड स्टेट में -NF ई नॉट सेल। तो N हाउ मैनी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और 96500 आप जानते हो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, और ई सेल की जो वैल्यू आई है 1.104। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, और यहां से हमने वैल्यू निकाली है ई सेल की। तो ये प्रॉब्लम थी 3.6। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 3.7, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखिए डिफाइन कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सोल्यूशन।
और मोलर कंडक्टिविटी मीन्स होता है कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय द 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सिंपल है, हम डिस्कस कर चुके हैं इनको प्रीवियस वीडियोस के अंदर। नाउ ऑन प्रॉब्लम 3.8। प्रॉब्लम 3.8 द कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी मीन्स कापा, कापा गिवन है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कंसंट्रेशन गिवन है सी जो गिवन है वो है 0.20 मोलर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना है हमने यहाँ पे। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा कंडक्टिविटी, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे मोलैरिटी। देखिए गिवन क्या है 0.0248 1000 और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो है 0.20। तो यदि हम इसको कैंसिल करें यहाँ से 1 2 3 4 जीरोस आएंगे और यहाँ से रिमूव करें यहाँ पे 2, तो देखिए रिमूव हो जाएगा यहाँ से 2 5, यहाँ पे 1 बचेगी, 1 कैंसल, 1 2 4, तो इसका आंसर है वह 1 2 4। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है 3.9। देखिए 3.9 में है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ KCl गिवन है हमारे पास 0.001 मोलर एंड रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम। हमने क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है और कंडक्टिविटी गिवन है मींस कापा, कापा गिवन है 0.146 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। देखिए हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, जो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो कंडक्टेंस जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आता है, कापा, और यहाँ पे आता है A/L, और यहाँ पे ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, और ये एरिया डिवाइड बाय क्या है, लेंथ। तो यहां से हम क्या निकालें, कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा L/A/C। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। मैं इसको G से भी नोट कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए G इज इक्वल टू यहाँ पे कापा कंडक्टिविटी और डिवाइड क्या हो जाएगा C कंडक्टेंस। अब देखिए जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। तो जो K की वैल्यू है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास जो गिवन है वो है 0.146 10⁻⁻3, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वैल्यू जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो यूनिट जो आएगी सेल कांस्टेंट की वो किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। तो ये थी इस जो हमारी एक्सरसाइज है इस पेज की लास्ट प्रॉब्लम 3.9। नाउ प्रॉब्लम नंबर
3.10. The conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the result are given. देखिए रिजल्ट गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001, सेकेंड है 0.010, थर्ड है 0.020, फोर्थ है 0.050 एंड लास्ट है 0.100. Now this is the concentration. और concentration जो given है वो 10 raised to power 2 multiply kappa, मीन्स कंडक्टिविटी को 10 raised to power 2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे जब कापा की वैल्यू कंसीडर करेंगे. तो कापा की वैल्यू गिवन है 1.237 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2. नेक्स्ट है, दिस इज द केस फर्स्ट, और सेकंड के लिए है 11.85 10 raised to power -2. नेक्स्ट है 23.15 10 raised to power -2. नेक्स्ट के लिए है 55.53 10 raised to power -2. और लास्ट है 106.75 10 raised to power -2. तो देखिए इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है हमने स्क्वायर रूट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट करनी है. तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर रूट करना है. तो यदि स्क्वायर रूट हम करते हैं इसी वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आएगी 0.031. नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.1, ये वैल्यू आएगी 141. नेक्स्ट वैल्यू है 0.224 और ये वैल्यू है 0.316. ये टेबल बनानी है और इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टेंस की. देखिए मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो कापा यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन. तो देखिए जो वैल्यूज गिवन है कापा की, वो वैल्यू ये है 1.237 10 raised to power -2. और हमने जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो पर लीटर है, लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ml में. तो क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे. और कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कॉन्सेंट्रेशन है 0.001. नेक्स्ट बिल्कुल सेम है 11.85 10 raised to power 2. ये सभी में ऐसे ही करना है, सेम केस है सभी के लिए. और यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.010. ऐसे ही नेक्स्ट केस में है 23.15 10 की जो पावर है -2 है. और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन की 0.020. तो ऐसे केस यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी तो उनमें हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो सिमिलर ऐसे कैलकुलेट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें. तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, ये ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी. तो ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन लेना है और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू यहाँ से आएंगे. तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप.
अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.11। प्रॉब्लम में गिवन है कंडक्टिविटी गिवन है, मींस कापा इज गिवन 7.896 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर -5, और जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.00241, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कापा की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और जो हमारे पास इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड की, वो भी गिवन है। ये देखिए एसिटिक एसिड की मोलर जो कंडक्टेंस है वो है 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी फर्स्ट फॉर्मूला लगाइए, सिंपल फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा 1000 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, तो जो वैल्यू है वो है 7.896 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1000, और कॉन्सेंट्रेशन है 0.00241। तो आप इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 32.763 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है। देखिए हमारे पास जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की, वो हमने कैलकुलेट की है, और जो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू है वो क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। देखिए 32.763 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू गिवन है, सॉरी ये वैल्यू 390.5। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको सोल्व करोगे, वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.0839। ये वैल्यू आई है अल्फा की। देखिए हमने फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, मोलर कंडक्टेंस। सेकंड हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो वैल्यू रखिए, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.00241, ये वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की। यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर करेंगे 0.0839 स्क्वायर और डिवाइड 1 माइनस 0.0839। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी K, और K क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये थी प्रॉब्लम 3.11। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। तो एक लास्ट प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3.17। देखिए 3.17 जो प्रॉब्लम है उसमें हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और बताना है कि क्या ये सेल फिजिबल है, मींस क्या इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है 3.17 वो है Fe
3 positive aqueous and I नेगेटिव aqueous। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियल वैल्यू गिवन है और बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए वैल्यू गिवन है 0.77 वोल्ट। ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 0.541 वोल्ट। नेक्स्ट है कॉपर 2 पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ऐसे ही केस है ब्रोमीन का 1.09 वोल्ट और सिल्वर 0.80 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए Fe3 पॉजिटिव एक्वस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा Fe2 पॉजिटिव। इट्स मीन्स क्या हुआ, इसका रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये है हमारा कैथोड। अब देखिए जो I2 है, I नेगेटिव आयन है, वो क्या बनाएंगे I2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो ये हुआ हमारा एनोड। तो ई सेल निकालते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए कैथोड अब कौन है, आयरन वाला केस, तो 0.77 वोल्ट माइनस करेंगे हम किसको, एनोड को। ये कैथोड था, एनोड आई की वैल्यू देखिए -0.54। देखिए या इसमें से वैल्यू यदि हम माइनस करें तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, और यदि ई सेल किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल। तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, ये सेल पॉसिबल है क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो दिस इज द फिजिबल। ये फर्स्ट केस था। ऐसे ही सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है Ag पॉजिटिव एंड CuS। देखिए Ag पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्या बनाएगा Ag सॉलिड, मीन्स क्या हुआ, कैथोड। अब देखिए कॉपर सॉलिड चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एनोड। तो ई सेल की वैल्यू रखिए, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड। कैथोड कौन है हमारे पास, Ag की जो वैल्यू है 0.80 माइनस एनोड कॉपर 0.34। तो 0.80 माइनस 0.34 यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, मीन्स दिस इज आल्सो फिजिबल। ये भी क्या रिएक्शन है, फिजिबल होगा। यहाँ पे जो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ई सेल की वैल्यू पे। यदि ई सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। देखिए Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो Fe है या तो +3 में एग्जिस्ट करता है या +2 में। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता क्योंकि अब ये +3 में है, तो किस में एग्जिस्ट करेगा, +2 में एग्जिस्ट करेगा, और यदि +2 में एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा। दैट्स वाई ये क्या एक्ट करेगा, कैथोड। इसके साथ जो नेक्स्ट आयन है वो क्या है, ब्रोमाइड आयन चेंजेस इनटू ब्रोमीन
और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो ये फिर बनेगा एनोड। तो ई सेल की वैल्यू निकालिए यहां से। यहाँ पे कैथोड है आयरन, और आयरन की वैल्यू देखिए 0.77 माइनस ब्रोमीन देखिए 1.09। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ ब्रोमीन, तो ये फिजिबल नहीं है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो इसमें फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉब्लम। 5 प्रॉब्लम है इसके अंदर। Ag एंड अगेन Fe 3 पॉजिटिव एक्वस। देखिए Fe +3 में एग्जिस्ट करेगा, तो अनदर फॉर्म क्या है फिर इसकी, Fe 2 पॉजिटिव। तो कैसे बनेगी ये फॉर्म, एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Ag क्या करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मीन्स Ag में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इट्स मीन्स एनोड। तो अगेन ई सेल वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और देखिए कैथोड है हमारे पास Fe 0.77 माइनस Ag की जो वैल्यू है वो है 0.80। तो अगेन देखिए जो वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी, तो ये भी रिएक्शन क्या नहीं है, फिजिबल नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम है Br2 एक्वस एंड Fe2 पॉजिटिव एक्वस। तो देखिए Fe2 पॉजिटिव चेंज हो सकता है किसमें, Fe3 पॉजिटिव में, और 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। तो ब्रोमीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या बनेगा फिर Br नेगेटिव। तो देखिए ई सेल मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ कैथोड, और ये है हमारा एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, ई सेल। देखिए ई सेल किसके लिए, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन 1.09 वोल्ट माइनस Fe हमारा 0.77। तो 1.09 माइनस 0.77, यदि वैल्यू यहाँ से निकालें, हम सब्ट्रैक्ट करें इस वैल्यू को इसमें से, तो पता ही आपको क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल रिएक्शन है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंडक्टेंस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।